मेरे अज़ीज़ तलबा व तालिबात, बिलखसूस इंस्टीट्यूट ऑफ एनवायरमेंटल इंजीनियरिंग एंड रिसर्च और तमाम यूईटी बिलमूम, अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाह। आज की इस अहम वर्कशॉप में खुशामदीद। लॉन्ग डॉक्यूमेंट को हैंडल करना ज़मानाए तालिब इल्मी में कुछ कम और प्रोफेशनल लाइफ में रोज़मर्रा का आपका मामूल होगा। ज़मानाए तालिब इल्मी में लॉन्ग डॉक्यूमेंट की एक मिसाल फाइनल ईयर प्रोजेक्ट है और प्रोफेशनल लाइफ में फिजिबिलिटी रिपोर्ट्स, डिज़ाइन रिपोर्ट्स और दीगर बेशुमार डॉक्यूमेंट। क्या आप चाहते हैं कि आपका लॉन्ग डॉक्यूमेंट एक प्रोफेशनल लुक दे? नंबर 2, क्या आप चाहते हैं कि मामूल के टाइम से आधे वक्त में आप बेहतरीन तरीके से अपना लॉन्ग डॉक्यूमेंट बना लें? इस वर्कशॉप के बाद इंशाल्लाह आप ऐसा कर सकेंगे। नंबर 3, फाइनल ईयर प्रोजेक्ट में आपके सुपरवाइज़र अगर कोई तब्दीली के लिए कहते हैं या प्रोफेशनल लाइफ में आपके सीनियर आपसे ये कहते हैं कि इसमें 3 नए सेक्शंस ऐड करें, मुतअद्दिद फिगर्स और टेबल्स ऐड करें, इस काम को मुकम्मल करने के बाद आपका काफ़ी वक्त उस डॉक्यूमेंट की फॉर्मेटिंग पे लग जाता है। टेबल ऑफ कंटेंट्स चेंज होता है, बेशुमार हेडिंग्स के नंबर चेंज हो जाते हैं, टेबल्स के नंबर चेंज हो जाते हैं, फिगर्स के नंबर चेंज हो जाते हैं। क्या आप चाहते हैं कि डॉक्यूमेंट की फॉर्मेटिंग में अगर 5 घंटे लगते हैं तो वही काम आप 30 मिनट में कर लें? इस वर्कशॉप के बाद इंशाल्लाह ऐसा करना आपके लिए मुमकिन होगा। तो चलते हैं इस अहम वर्कशॉप की तरफ बगैर वक्त ज़ाया किए। आज की जो वर्कशॉप है वो है हाउ टू हैंडल लॉन्ग डॉक्यूमेंट्स और ये पेशकश है इंस्टीट्यूट ऑफ एनवायरमेंटल इंजीनियरिंग एंड रिसर्च की। कंटेंट्स, ऑटो नंबरिंग, चैप्टर हेडिंग और सब हेडिंग्स की। मैं ज़्यादा वजाहत यहाँ पे नहीं करूँगा, बल्कि जब एक्चुअल वर्कशॉप शुरू होगी कंटेंट्स के बाद वहाँ मैं डिमॉन्स्ट्रेट करके बताऊँगा ताकि आप ज़्यादा बेहतर अंदाज में उसको समझ सकें। दूसरे नंबर पे ऑटो नंबरिंग, टेबल और फिगर्स की। तीसरे नंबर पे क्रॉस रेफरेंसिंग, बड़ी दिलचस्प चीज़ है। चौथे नंबर पे ऑटो जनरेशन, टेबल ऑफ कंटेंट्स की, इसको मैं TOC भी कहूँगा। 5वें नंबर पे ऑटो जनरेशन, लिस्ट ऑफ टेबल्स और फिगर्स। 6ठे नंबर पे लॉन्ग डॉक्यूमेंट में इजीली नेविगेट कैसे किया जा सकता है। 7वें नंबर पे अगर हेडिंग के स्टाइल्स मॉडिफाई करने हैं उसका तरीका कार क्या है। 8वें नंबर पे एनेक्चर्स। 9वें नंबर पे हेडर एंड फुटर। 10वें नंबर पे ट्रैक चेंजेस। सॉफ्ट कॉपी रिव्यू में इसको इस्तेमाल किया जाता है। आजकल पेपर के इस्तेमाल को कम करने के लिए सॉफ्ट कॉपी रिव्यू का रुझान बढ़ता जा रहा है, लिहाजा आपको वर्ड के इस फीचर का इल्म अशद ज़रूरी है। 11 नंबर पे हम मुख्तसर तौर पे MS वर्ड के जो टैब्स हैं डिफरेंट, उनको डिस्कस करेंगे। होम, इंसर्ट, ड्रॉ, रेफरेंस, रिव्यू, व्यू, लेआउट वगैरह। 12वें नंबर पे टाइटल पेज और 13वें नंबर पे कीबोर्ड शॉर्टकट्स। चलते हैं टॉपिक नंबर 1 की तरफ, ऑटो नंबर ऑफ हेडिंग्स एंड सब हेडिंग्स। आपके सामने
एक वर्ड का डॉक्यूमेंट खुला है। इस पे कुछ हेडिंग्स मैंने पहले से लिखी हुई हैं, इंट्रोडक्शन, लिटरेचर रिव्यू, मेथडोलॉजी, और मेथडोलॉजी के अंदर सब हेडिंग्स बनेंगी कि सैम्पलिंग कैसे की, एक्सपेरिमेंटेशन में टेस्ट कौन से किए और टेस्ट के प्रोसीजर कौन से इस्तेमाल किए। उसके बाद डॉक्यूमेंट में जो चैप्टर या सेक्शन आएगा वो रिज़ल्ट एंड डिस्कशन है, और उसके बाद आखिर में रेफरेंसेस। एक बात याद रखें, पहले रिवाज था चैप्टर नंबर देने का, चैप्टर नंबर 1, चैप्टर नंबर 2, चैप्टर नंबर 3, लेकिन अब थोड़ा सा स्टाइल चेंज हो गया है। चैप्टर नंबर लिखने की बजाय उसको सेक्शन कहा जाता है और सेक्शन को एक नंबर दिया जाता है। वर्ड में ये फैसिलिटी मौजूद है कि आप सेक्शन को या जो सब सेक्शंस उस सेक्शन में हैं ऑटोमेटिकली नंबर कर सकें। कैसे, आइए देखते हैं। मैं इस वक्त होम के टैब में हूँ। यहाँ पे आपको स्टाइल्स नज़र आएंगे और ये ड्रॉप डाउन मेन्यू का बटन है। ड्रॉप डाउन मेन्यू वो मेन्यू है कि जब आप इस बटन को क्लिक करेंगे तो वो नीचे ड्रॉप होगा और मज़ीद ऑप्शंस आपके सामने आएगी। मैं इसको क्लिक करता हूँ। जैसे ही मैंने इसको क्लिक किया, नीचे ये ड्रॉप हुआ और ये तमाम ऑप्शंस मेरे सामने आ गई। हेडिंग 1, हेडिंग 2, हेडिंग 3, हेडिंग 4 एंड सो ऑन। ये क्या चीज़ है? हेडिंग 1 is basically section heading. Heading 2 is subheading. And heading 3 next level heading. अभी हम डेमोन्स्ट्रेट करेंगे तो आपको ये बिल्कुल क्लियर हो जाएगा। एक और चीज़ जो मैं आपके सामने लाना चाह रहा हूँ वो ये है कि डॉक्यूमेंट में आमतौर पे सेक्शंस नंबर होते हैं, सब सेक्शंस भी नंबर होते हैं, लेकिन यहाँ पे आपको हेडिंग 1 तो लिखा हुआ नज़र आ रहा है, लेकिन उसके ऊपर जो उसका स्टाइल है, जो फॉन्ट है, जो फॉन्ट कलर है, उसके साथ कोई नंबर लगा हुआ नज़र नहीं आ रहा। ये मसला हम हल करते हैं। वो कहाँ से हल करेंगे? मल्टी लेवल लिस्ट। अगर मैं अपने कर्सर को यहाँ पे लेकर आऊँ तो आप देखें ये लिखा हुआ है मल्टी लेवल लिस्ट। यहाँ मैं इसको ड्रॉप डाउन मेन्यू को क्लिक करूँगा, ये मेन्यू नीचे ड्रॉप हुआ है। ये स्टाइल हेडिंग का 1, 1.1, 1.1.1 आम तौर पे मोस्ट ऑफ द डॉक्यूमेंट्स में इस्तेमाल होता है, लिहाजा मैं इसको क्लिक करूँगा। जैसे ही मैंने इसको क्लिक किया, आप देखें हेडिंग 1 के साथ 1 लग गया, हेडिंग 2 के साथ 1.1 लग गया, हेडिंग 3 के साथ 1.1.1 लग गया, हेडिंग 4 के साथ 1.1.1.1 लग गया। इसके बाद एक और चीज़ है जिसका जानना अशद ज़रूरी है, वो है नॉर्मल। नॉर्मल वो टेम्पलेट है जिस पे तमाम हेडिंग्स बेस करती हैं। आपके लॉन्ग डॉक्यूमेंट के अंदर जो पैराग्राफ्स हैं उनको जो स्टाइल लगता है वो नॉर्मल स्टाइल होता है। अब मैं जिस स्टेप पे आपको लेकर जा रहा हूँ वो है सेक्शंस को नंबर लगवाना। आपका पहला सेक्शन है इंट्रोडक्शन। मैंने इसको क्लिक किया, कर्सर इसके अंदर आ गया। यहाँ आके मैंने हेडिंग 1 को क्लिक किया। ये देखें, जैसे ही मैंने हेडिंग 1 को क्लिक किया ऑटोमेटिकली नंबर हुआ नंबर 1, और साथ ही एक ख़ास अंदाज में ये फॉर्मेट हो गया। जस्ट एक क्लिक के ज़रिए ये काम हुआ है एंड इट सेव्स अ लॉट ऑफ टाइम। लिटरेचर रिव्यू हेडिंग 1, ऑटोमेटिकली नेक्स्ट नंबर लगा और ये फॉर्मेट हुआ। मेथडोलॉजी हेडिंग 1, ये मेरा तीसरा चैप्टर है, तीसरा सेक्शन है, इसको नंबर 3 लग गया। सैम्पलिंग,
ये 3 नंबर के अंदर सब सेक्शन है, तो इसको क्या नंबर लगना चाहिए? 3.1। लिहाजा मैं हेडिंग 2 को क्लिक करूंगा, 3.1 ऑटोमेटिकली लगा और एक ख़ास अंदाज से ये फॉर्मेट हो गया। इसको 3.2 लगना चाहिए, हेडिंग 2 को क्लिक किया, 3.2। टेस्टिंग मेथड्स, हेडिंग 2, 3.3। इसी तरह ये मेरा नया सेक्शन है, हेडिंग 1 ऑटोमेटिकली नेक्स्ट नंबर लगा, फॉर्मेट हो गया। रेफरेंसेस, हेडिंग 1 ऑटोमेटिकली नंबर 5 लगा, फॉर्मेट हो गया। सो दिस सेव्स अ लॉट ऑफ टाइम। यहाँ पे हमारा टॉपिक नंबर 1 कंक्लूड हुआ। टॉपिक नंबर 2 की तरफ चलते हैं। टेबल्स और फिगर्स लॉन्ग डॉक्यूमेंट में मुतअद्दिद बार आप इनको इस्तेमाल करते हैं। इनको ऑटो नंबर कैसे करवाना है, आइए देखते हैं। यहाँ पे क्लिक किया, क्लिक करने के बाद रेफरेंस के टैब में इंसर्ट कैप्शन की कमांड को इस्तेमाल किया। इंसर्ट कैप्शन में डिफरेंट लेबल्स आपको मिलेंगे। लेबल से आप सेलेक्ट करेंगे, अगर आप फिगर इंसर्ट करना चाहते हैं तो फिगर को सिलेक्ट करेंगे, टेबल इंसर्ट करना चाहते हैं तो टेबल को इंसर्ट करेंगे, और अगर इक्वेशन को इंसर्ट करना चाहते हैं तो इक्वेशन को सिलेक्ट करेंगे। बाय डिफ़ॉल्ट ये 3 लेबल्स वर्ड के अंदर मौजूद होते हैं। आप नए लेबल भी डिफ़ाइन कर सकते हैं। वो कैसे? ये न्यू लेबल का बटन है। मैं एक नया लेबल इंसर्ट करके डिमॉन्स्ट्रेट करता हूँ। फर्ज करें लॉन्ग डॉक्यूमेंट में पिक्चर्स भी हैं। आप न्यू लेबल पे क्लिक करेंगे और यहाँ टाइप करेंगे पिक्चर, ओके कर देंगे तो आप देखें लेबल्स के अंदर इक्वेशन, फिगर, टेबल के साथ पिक्चर भी आ गया। आप अपनी ज़रूरत के मुताबिक नए लेबल्स इंसर्ट कर सकते हैं। फ़िलहाल हम टेबल को इंसर्ट करना चाहते हैं। हमने टेबल को सिलेक्ट किया, यहाँ टेबल 1 खुद ब खुद नंबरिंग हुई, ओके, टेबल 1। मैं इसका कैप्शन देता हूँ पॉपुलेशन डाटा। मैं नीचे आता हूँ, अगेन दूसरे टेबल के वक्त इंसर्ट कैप्शन को क्लिक करूँगा, खुद ब खुद नेक्स्ट नंबर लगा, आप ओके करेंगे। यहाँ आप टेबल के कैप्शन को इंसर्ट करेंगे, जेंडर डाटा। जब नेक्स्ट टेबल आपने इंसर्ट करना होगा, इंसर्ट कैप्शन, ऑटोमेटिकली नेक्स्ट नंबर लगा, ओके, आप कैप्शन लिखेंगे किड्स डाटा। टेबल्स की ऑटोमेटिक नंबरिंग हो रही है, बिल्कुल इसी तरह फिगर्स की भी, इक्वेशंस की भी और पिक्चर्स की भी ऑटोमेटिक नंबरिंग होगी। इसका फ़ायदा क्या है? इसका फ़ायदा ये है कि अगर टेबल 1 और टेबल 2 के दरमियान मैं एक नया टेबल इंसर्ट करता हूँ तो मुझे नेक्स्ट टेबल यानी 2 और 3 को मैन्युअली चेंज नहीं करना पड़ेगा, बल्कि ऑटोमेटिकली ये चेंज हो जाएगा इंसर्ट कैप्शन कमांड की वजह से। मैं डिमॉन्स्ट्रेट करता हूँ आपके सामने। इंसर्ट कैप्शन टेबल 2, जैसे ही मैंने ये इंसर्ट किया तो ये 2 से 3 हो गया और ये 3 से 4 हो गया। यहाँ मैं फिर एक कैप्शन देता हूँ, रोड डाटा। लिटरेचर रिव्यू में हम कुछ फिगर्स इंसर्ट करते हैं, इंसर्ट कैप्शन। लेबल में मैंने फिगर को सिलेक्ट किया, फिगर 1, ओके, पॉपुलेशन ग्राफ। एक नई फिगर इंसर्ट की, फिगर 2, जेंडर ग्राफ। फिगर 3, रोड डाटा। इस तरह आप फिगर्स और टेबल्स को जब भी इंसर्ट करें, ऑलवेज यूज़ इंसर्ट कैप्शन कमांड। अगर आपका रिक्वायर्ड लेबल मौजूद नहीं, आप डिफाइन कर लें।
यहाँ पे हमारा टॉपिक नंबर 2 कंक्लूड हुआ। चलते हैं टॉपिक नंबर 3 की तरफ, और टॉपिक नंबर 3 है क्रॉस रेफरेंसिंग। व्हाट इज क्रॉस रेफरेंसिंग? आइए मैं आपको इसकी मिसाल देता हूँ। यहाँ आप क्लिक किया, यू राइट हियर द population data are shown in table 1। डाटा के साथ मैंने आर का लफ्ज़ इस्तेमाल किया है, क्योंकि डाटा प्लूरल है इसलिए आर का लफ्ज़ इस्तेमाल किया है। मैंने लिखा पॉपुलेशन डाटा टेबल 1 में शो किया गया है। दिस इज टेबल 1। फर्ज करें कि मुझे यहाँ पे एक और टेबल ऐड करना पड़ता है। टेबल 1 वेदर डाटा। ये जो रेफरेंस टेबल 1 का था अब वो गलत हो चुका है, क्योंकि टेबल 1 टेबल 2 बन चुका है। अगर आप मैनुअल ऐड करेंगे कि सच एंड सच थिंग इज शोन इन फिगर नंबर सो एंड सो और टेबल नंबर सो एंड सो, देन यू विल बी इन ट्रबल। अगर 3 या 4 फिगर्स भी नई ऐड होती हैं तो आप देखें कि आपको कितनी फिगर्स और कितने टेबल्स का डाटा जो है उसको मैनुअली जाके टेक्स्ट के अंदर करेक्ट करना पड़ेगा। आमतौर पे कुछ ना कुछ जगह आप भूल जाते हैं, और रीडर जब उसको पढ़ रहा होता है और उसको बताया जाता है कि पॉपुलेशन डाटा टेबल 1 में दिखाया गया है, तो जब वो टेबल 1 को देखता है तो वो तो वेदर डाटा है। he or she become confused। इस चीज़ को आसान बनाने के लिए क्रॉस रेफरेंसिंग का तरीका इस्तेमाल किया जाता है। कैसे, मैं आपको डेमोन्स्ट्रेट करता हूँ। अब मैं मैनुअली नहीं लिखूँगा कि पॉपुलेशन डाटा टेबल 1 में शो किया गया है। टेबल 1 को फॉर द टाइम बीइंग मैं डिलीट करता हूँ, और यहाँ जब मैं क्लिक करूँगा नंबर 2 पे तो ये ग्रे शेडेड है, मींस देयर इज सम लिंक। मैं इसको अपडेट करता हूँ, राइट क्लिक अपडेट, ये 1 हो गया। 3 को अपडेट किया वो 2 हो गया। 4 को अपडेट किया वो 3 हो गया। ये बड़ी आसानी है कि मैनुअल आपने नहीं करना, आपने जस्ट यू हैव टू अपडेट। अगर आपने टेबल, फिगर्स, पिक्चर्स इंसर्ट कैप्शन कमांड के थ्रू किए। क्रॉस रेफरेंसिंग क्या है आपके सामने डेमोन्स्ट्रेट कर रहा हूं। द पॉपुलेशन डाटा आर शोन इन, अब मैं मैनुअल ऐड नहीं करूंगा। आप देखें रेफरेंस का टैब है, इसमें क्रॉस रेफरेंसिंग, इसको मैंने क्लिक किया। यहां से मैं रेफरेंस का टाइप सिलेक्ट करूंगा। रेफरेंस टाइप क्या है? टेबल है। ये टेबल सिलेक्ट किया। इंसर्ट रेफरेंस टू एंटायर कैप्शन, मैं एंटायर कैप्शन नहीं लाना चाहता टेक्स्ट के अंदर, मैं सिर्फ टेबल का नंबर लाना चाहता हूँ। लेबल एंड नंबर, यहाँ से मैं इसको सिलेक्ट करूँगा। टेबल 1 ऑलरेडी सिलेक्टेड है। जैसे ही मैं इंसर्ट की कमांड दबाऊँगा, यहाँ खुद ब खुद टेबल 1 लिखा हुआ आ गया है। अगर मैं इस पर क्लिक करूँगा तो आप देखें ये ग्रे शेड्स आया है, शो कर रहा है कि ये एक लिंक है। अब देखें कि मैं टेबल 1 से पहले एक और टेबल ऐड करता हूँ। इंसर्ट कैप्शन, टेबल 1, ओके, वेदर डाटा। अब आपको मैनुअल चेंज करने की ज़रूरत नहीं। इस वक्त टेबल नंबर 1 टेक्स्ट के अंदर ये लिखा हुआ है कि ये पॉपुलेशन को शो कर रहा है, लेकिन अब टेबल नंबर 1 नया ऐड हो गया है जो वेदर डाटा को शो कर रहा है। क्योंकि यहाँ क्रॉस रेफरेंस दिया हुआ है, यहाँ मैं क्लिक करूँगा, राइट क्लिक करूँगा, अपडेट फील्ड, और इसने सेंस किया कि
ये जो लिंक था उसका कैप्शन 1 की जगह 2 हो गया, इसने ऑटोमेटिकली उसको तब्दील कर दिया। अब ये आपको क्रॉस रेफरेंसिंग कैसे काम आएगी। फर्ज कर लें आपके लॉन्ग डॉक्यूमेंट में 50 टेबल्स एंड फिगर्स हैं, उसमें अगर कुछ टेबल या फिगर्स ऐड होते हैं और उनका जिक्र टेक्स्ट में भी जगह जगह पे है कि सच एंड सच थिंग इज शोन इन टेबल 1 और फिगर 1, तो जितनी जगह टेक्स्ट में उसका जिक्र है वहाँ आपको मैन्युअली चेंज करना पड़ेगा। लेकिन अगर आपने टेक्स्ट के अंदर उनको क्रॉस रेफरेंस के ज़रिए इंसर्ट किया है टेबल नंबर को या फिगर को, जैसा कि मैंने अभी आपको करके दिखाया, तो जस्ट यू हैव टू गो देयर, राइट क्लिक एंड अपडेट। वो खुद ब खुद पिक कर लेगा कि नया टेबल नंबर क्या है और उसको टेक्स्ट में ले आएगा। एक ग्रेट टाइम सेवर, और इस तरह आप मिस्टेक से भी बच सकते। मैनुअल चेंज करने में 50 टेबल्स और फिगर्स में कहीं ना कहीं गलती रह जाती है, एंड सेकेंडली इट टेक्स अ लॉट ऑफ टाइम, हर जगह जाके मैनुअल चेंज करना। सो इट्स ए ग्रेट टाइम सेवर। Always use cross-referencing in your long document to refer figures, tables or picture in your text. यहाँ पे टॉपिक 3 कंक्लूड हो गया। मैं आपको लेके चल रहा हूँ टॉपिक 4 की तरफ, और टॉपिक 4 है ऑटो जनरेशन ऑफ टेबल ऑफ कंटेंट्स। ये वर्ड का बहुत ही ज़बरदस्त फीचर है। आपके सामने मैं डेमोन्स्ट्रेट करता हूँ कि कैसे टेबल ऑफ कंटेंट्स ऑटोमेटिकली जनरेट होगा। याद रहे कि ये उन एंट्रीज़ के लिए जनरेट होगा जिन पे आपने हेडिंग स्टाइल्स लगाए हैं, हेडिंग 1 लगाया है, 2 लगाया है या 3 लगाया है। चलते हैं टेबल ऑफ कंटेंट्स जनरेशन की तरफ। रेफरेंस का टैब है, एक्सट्रीम लेफ्ट पे आप पढ़ रहे हैं टेबल ऑफ कंटेंट्स। मैं ड्रॉप डाउन मेन्यू को क्लिक करूंगा, एक ड्रॉप डाउन मेन्यू खुल गया। कुछ बिल्ट इन स्टाइल्स मौजूद हैं टेबल ऑफ कंटेंट्स के, हम इनको स्किप करेंगे और हम जा रहे हैं कस्टम टेबल ऑफ कंटेंट्स पे। कस्टम टेबल ऑफ कंटेंट्स में आपके सामने डायलॉग बॉक्स, इसमें जितनी ऑप्शंस हैं उसमें से किसी को आपने चेंज नहीं करना, एज सच रहने देना है। जिस चीज़ का मैं यहाँ जिक्र करूँगा वो ये है शो लेवल्स। इस वक्त 3 लेवल्स हैं। इसका क्या मतलब है? इसका मतलब ये है कि हेडिंग 1, 2 और 3 ये डॉक्यूमेंट में से पिक होंगी और ऑटोमेटिकली टेबल ऑफ कंटेंट्स बन जाएगा। अगर आप चाहते हैं और आपके डॉक्यूमेंट में हेडिंग 4, हेडिंग 5, हेडिंग 6 भी कहीं लगे हुए हैं, तो यहाँ आप उसको चेंज कर दें, लेवल को 6 पे ले जाएं और फिर हेडिंग 1 से लेके हेडिंग 6 तक टेबल ऑफ कंटेंट्स में पिक हो जाएंगी। फिलहाल हम इसको 3 पे रहने देते हैं। तमाम डिफ़ॉल्ट सेटिंग एज सच एक्सेप्ट कर लें, ओके। आप देखें टेबल ऑफ कंटेंट्स ऑटोमेटिकली जनरेट हो गया। हेडिंग 1, 2, 3 सब पिक हुए, उनका नंबर पिक हुआ, पेज नंबर पिक हुआ, और ये एक डॉट ऑटोमेटिकली यहाँ पे लग गया है हेडिंग से लेकर नंबर तक। ऊपर मैं लिख सकता हूँ टेबल ऑफ कंटेंट्स, इसको सेंट्रलाइज
और बोल्ड किया जा सकता है। अगर आप यहाँ क्लिक करें तो आप देखें कि ये सारा ग्रे है। इसका क्या मतलब है? ये तमाम जनरेट हाइपरलिंक से हुआ है, इसका ये मतलब है। और ये अपडेटेबल है। जब भी आप अपने डॉक्यूमेंट में कोई नई हेडिंग ऐड करेंगे और इसको अपडेट करेंगे तो वो नई हेडिंग ऑटोमेटिकली इस पे पिक हो जाएगी और इनकॉर्पोरेट हो जाएगी। मैं ये डेमोन्स्ट्रेट करके आपको दिखाता हूँ। रिजल्ट्स एंड डिस्कशन, यहाँ पे मैं 2 हेडिंग्स और ऐड करने लगा हूँ। रिजल्ट्स ऑफ BOD, रिजल्ट्स ऑफ COD। होम के टैब पे हेडिंग 2 4.1 ऑटोमेटिकली नंबर लगा। रिजल्ट ऑफ COD पे क्लिक किया, हेडिंग 2 को क्लिक किया, ऑटोमेटिकली नंबर लगा 4.2। ये 2 हेडिंग्स अब नहीं है। मैं दोबारा टेबल ऑफ कंटेंट्स पे जा रहा हूँ। ये टेबल ऑफ कंटेंट्स आप देखें, इस वक्त 4 हेडिंग पे जो 2 सब हेडिंग्स हैं वो मौजूद नहीं है, लेकिन इनका लाना बिल्कुल आसान है। क्लिक करें टेबल ऑफ कंटेंट्स को, राइट क्लिक एंड चूज अपडेट फील्ड। इन दिस डायलॉग बॉक्स आप रेडियो बटन अपडेट एंटायर टेबल इसको सिलेक्ट करेंगे, प्रेस ओके। आप देखें रिजल्ट्स एंड डिस्कशन के नीचे जो 2 नई हेडिंग्स मैंने बाद में ऐड की थी वो ऑटोमेटिकली पिक हो चुकी हैं। लिहाजा ये एक बेहतरीन फीचर है वर्ड का, ऑटोमेटिक क्रिएशन एंड अपडेशन ऑफ table of contents. It is a great time saver, especially in long documents. यहाँ पे टॉपिक 4 को मैं कंक्लूड करता हूँ और आपको अब मैं लेके जा रहा हूँ टॉपिक नंबर 5 की तरफ, ऑटो जनरेशन ऑफ लिस्ट ऑफ टेबल्स एंड लिस्ट ऑफ फिगर्स। याद रहे ये एक स्टैंडर्ड प्रैक्टिस है लॉन्ग डॉक्यूमेंट्स में कि टेबल ऑफ कंटेंट्स के अलावा लिस्ट ऑफ टेबल्स और लिस्ट ऑफ फिगर्स भी अलहदा बनाई जाती है और डॉक्यूमेंट का हिस्सा होती है। इसलिए कि अगर कोई ये देखना चाहे कि कितने टेबल्स हैं और वो किसी स्पेसिफिक टेबल या फिगर में जाना चाहे तो उस लिस्ट ऑफ टेबल्स को यूज़ करते हुए फ़ौरन उस पेज को खोले और अपनी मतलूबा फिगर या टेबल देख ले। ये है इसका मकसद। अब मैं आपको डेमोन्स्ट्रेट करके दिखाता हूँ। मैंने टाइप किया लिस्ट ऑफ टेबल्स, लिस्ट ऑफ फिगर्स, इन दोनों को मैं सेलेक्ट करके बोल्ड करूँगा, सेंट्रलाइज करूँगा, इसको भी सिलेक्ट किया, बोल्ड, सेंट्रलाइज। उसके बाद मैं यहाँ नीचे क्लिक करूँगा, रेफरेंस का टैब, इंसर्ट टेबल ऑफ फिगर्स, इसको मैं क्लिक करूँगा। एक डायलॉग बॉक्स खुल गया है, इसमें ये प्रीव्यू आपके सामने आ रहा है, किस तरह का नज़र आएगा। इसमें जितनी डिफ़ॉल्ट ऑप्शंस हैं उनको एज सच आप रहने दें। एक जगह सिर्फ हमारी दिलचस्पी की है, कैप्शन। इस वक्त टेबल सेलेक्टेड है, मैं क्लिक करूंगा, आप देखें ऑन अ सिंगल क्लिक डॉक्यूमेंट में जितने भी टेबल्स बने हैं वो लिस्ट डाउन हो जाएंगे, उनके कैप्शन आ जाएंगे, उनके पेज नंबर आ जाएंगे। लेकिन इसके लिए शर्त है कि इनके कैप्शन आपने इंसर्ट कैप्शन कमांड से लगाए हों। अगर आप इंसर्ट कैप्शन कमांड नहीं यूज़ करेंगे
तो ऑटोमेटिक लिस्ट ऑफ टेबल्स और फिगर्स नहीं जनरेट होंगे। इसी तरह अब मैं लिस्ट ऑफ फिगर्स को जनरेट करता हूँ। रेफरेंस का टैब है, इंसर्ट टेबल ऑफ फिगर्स, इसको मैं क्लिक करूँगा और कैप्शन लेबल में मैं सिलेक्ट करूँगा फिगर्स। ओके, और तमाम की तमाम फिगर्स की लिस्ट बन गई, उनके पेज नंबर्स आ गए, उनके कैप्शंस आ गए ऑन अ सिंगल क्लिक। सो दिस इज द बेनिफिट of using these features of Word. It save a lot of time. फर्ज कर लें आपके डॉक्यूमेंट में 10 फिगर्स ऐड हुई हैं और 2 टेबल्स ऐड हुई हैं। जस्ट व्हाट यू हैव टू डू इज उनको ऐड करने के बाद राइट क्लिक एंड अपडेट। ये अमल बिल्कुल वैसे ही जैसे आपने टेबल ऑफ कंटेंट्स के साथ किया था। लिस्ट ऑफ टेबल्स और लिस्ट ऑफ फिगर्स ये दोनों भी अपडेटेबल हैं। जब भी नई फिगर्स और टेबल्स ऐड होंगे आप इनको अपडेट करेंगे, ऑटोमेटिकली जो नए टेबल्स और फिगर्स हैं वो पिकअप हो जाएंगी, उनका पेज नंबर, उनका कैप्शन, एवरीथिंग। ए वेरी गुड टाइम सेवर। यहाँ पे मैं कंक्लूड करूँगा टॉपिक नंबर 5 को, और मैं आपको अब लेकर चलने लगा हूँ टॉपिक नंबर 6 की तरफ। टॉपिक नंबर 6 इंटरेस्टिंग है, ये नेविगेशन के बारे में है। नेविगेशन से क्या मुराद है? इट इज़ वेरी यूजफुल फीचर ऑफ वर्ड इन केस ऑफ लॉन्ग डॉक्यूमेंट। 200 पेजेस का डॉक्यूमेंट है, आप चैप्टर 2 पे हैं, चैप्टर 2 पेज 10 पे है। आप जाना चाह रहे हैं चैप्टर 8 में, वो पेज 150 पे है। क्या आप स्क्रॉल डाउन करेंगे? अगर आप ऐसा करेंगे तो ये एक बड़ा लंबा प्रोसेस है, वो बड़ा बोरिंग प्रोसेस है और इसमें बहुत ज़्यादा टाइम आपका वेस्ट होगा। यहाँ पे आकर नेविगेशन का फीचर आपको काम देगा। अब मैं आपको डेमोन्स्ट्रेट करता हूँ कि ये कैसे होगा। आप व्यू के टैब में जाएंगे, यहाँ आपको नज़र आएगा नेविगेशन पैन। ये जो चेक बॉक्स है आप इसको चेक करें। जैसे ही आप चेक करेंगे लेफ्ट साइड पे नेविगेशन पैन खुल जाएगा। इस नेविगेशन पैन में वो तमाम हेडिंग्स जिस पे स्टाइल्स लगे हुए हैं 1, 2, 3 अप टू 6 वो लिस्ट डाउन हो जाएंगी। मैं इंट्रोडक्शन पे जाना चाहता हूँ, जस्ट मैं क्लिक करूँगा, इंट्रोडक्शन पे आ गया। मैं रेफरेंसेस पे जाना चाहता हूँ, मैं क्लिक करूँगा, मैं रेफरेंसेस पे आ गया। इस तरह बआसानी आप 200 पेजेस के डॉक्यूमेंट में अपने रिक्वायर्ड सेक्शन पर जा सकते हैं। अगेन इट इज़ ए वेरी गुड टाइम सेवर। यहाँ पे टॉपिक 6 कंक्लूड हुआ। अब मैं आपको लेके चलता हूँ टॉपिक 7 पे। हेडिंग्स को अगर आपने मॉडिफाई करना है, उनका फॉन्ट टाइप चेंज करना है, उनका कलर चेंज करना है, कोई भी मॉडिफिकेशन करनी है तो वो कैसे करेंगे? अगेन ये फीचर इट्स वेरी गुड टाइम सेवर अगर आप इसको इस्तेमाल करते हैं। तो देखते हैं कि ये कैसे हो सकता है। मैं डॉक्यूमेंट के शुरू में जा रहा हूँ। डॉक्यूमेंट का बिगनिंग फर्ज करते हैं FYP में आपके एडवाइज़र या प्रोफेशनल लाइफ में आपके सीनियर आपको ये कहते हैं कि चैप्टर हेडिंग ये ब्लैक में होनी चाहिए, इसका फॉन्ट एरियल कर दें और ये तमाम के तमाम लफ्ज़ कैपिटलाइज हों। अगर उस रिपोर्ट में 10 चैप्टर हैं तो क्या आप हर चैप्टर नंबर पे जाके 10 जगह पे ये चेंजेस करेंगे? बिल्कुल नहीं। ये एक क्लिक पे
पूरे डॉक्यूमेंट में जितने भी हेडिंग 1 है वो सारे के सारे चेंज हो जाएंगे। कैसे, मैं आपको डेमोन्स्ट्रेट करके बताता हूँ। होम के टैब में जाएं, इंट्रोडक्शन के अंदर क्लिक करें, हेडिंग 1 यहाँ पे आपको स्टाइल्स में सिलेक्टेड नज़र आएगा। राइट क्लिक करें, मॉडिफाई, ये एक डायलॉग बॉक्स खुल गया। यहाँ तमाम मॉडिफिकेशंस हो सकती हैं। जब इस डायलॉग में मॉडिफिकेशन आप करेंगे तो हेडिंग 1 जहाँ जहाँ भी आपके डॉक्यूमेंट में होगा ऑटोमेटिकली चेंजेस तमाम जगह पे अप्लाई हो जाएगी। हम देखते हैं, फॉन्ट कलर ब्लैक, फॉन्ट टाइप एरियल, ये बोल्ड भी हो, और साथ साथ इस प्रीव्यू में आप जो चेंजेस कर रहे हैं वो आपको नज़र भी आ रही होंगी। फॉर्मेट, फॉन्ट, और यहाँ से आप सिलेक्ट करेंगे ऑल कैप्स, इसको चेक बॉक्स को चेक कर दें, ओके करें। एक मेरी सजेशन और है, जितनी भी हेडिंग्स हों 1, 2 या 3, उनसे बिफोर और आफ्टर 12 पॉइंट्स की स्पेस ज़रूर रखें ताकि टेक्स्ट उनसे कुछ फासले पे हो। एंटर से आपने स्पेस क्रिएट नहीं करनी, इट विल टेक अ लॉट ऑफ टाइम एंड यू हैव टू सेव टाइम। टाइम इज मनी इन प्रोफेशनल लाइफ एज वेल एज इन स्टूडेंट लाइफ। ये किस तरह होगा, फॉर्मेट को क्लिक करें, पैराग्राफ में जाएं, स्पेसिंग, बिफोर ये पहले से 12 है, आफ्टर इसको आप 12 कर दें, ओके करें, ओके करें। आप देखें हेडिंग 1 तमाम जगह पे चेंज हो गई हैं, इनका कलर चेंज हो गया है, ये कैपिटलाइज हो गई हैं, एरियल फॉन्ट में हो गई हैं। लिटरेचर रिव्यू, मेथडोलॉजी, रिजल्ट्स एंड डिस्कशन, तमाम जगह ये चेंज अप्लाई हो चुकी है इन अ सिंगल क्लिक, ए ग्रेट टाइम सेवर। इसी तरह आप चाहते हैं कि ये मेथडोलॉजी हेडिंग 2 के साथ अलाइन हो जाए। इसके लिए आप क्लिक करें यहाँ पे, हेडिंग 1 में राइट क्लिक, मॉडिफाई, फॉर्मेट, पैराग्राफ। यहाँ पे आप देखें कि हैंगिंग को आप तकरीबन 1.2 सेंटीमीटर फिक्स कर दें, इसको ओके करें, ओके करें। ये देखें ये आगे शिफ्ट हो गई हैं। हैंगिंग इंडेंट ये होता है कि ये जो न्यूमरल है ये लफ्ज़ इससे कितने फासले पर हैंग हो या अपीयर हो, ये हैंगिंग इंडेंट से आप सेट कर सकते हैं। इसी तरह आप अब चाहते हैं कि ये सैम्पलिंग ये इसके साथ बिल्कुल अलाइन हो जाए ताकि आपके डॉक्यूमेंट में एक प्रोफेशनल लुक, एक सिमेट्री हो। हेडिंग 2 पे क्लिक करें, यहाँ पे ये सिलेक्ट हो गई स्टाइल्स में, राइट क्लिक, मॉडिफाई, फॉर्मेट, पैराग्राफ, हैंगिंग, यहाँ पे 1.2 आप इसको सेट कर दें, ओके ओके। ये देखिए ये मूव होके बिल्कुल एक लाइन में ये सारी हेडिंग्स अलाइन हो गई हैं। सिमेट्री एंड प्रोफेशनल लुक ये आपके डॉक्यूमेंट को देगी। इस तरह आप किसी भी स्टाइल को मॉडिफाई कर सकते हैं। एक चीज़ जो इम्पोर्टेंट है वो मैं आपसे शेयर करना चाहता हूँ। ये टेबल 1 है, तमाम डॉक्यूमेंट में जब भी आप इंसर्ट कैप्शन से कोई कैप्शन इंसर्ट करते हैं टेबल या फिगर, उसको एक ख़ास स्टाइल लगता है, उस स्टाइल का नाम है कैप्शन। मैंने यहाँ क्लिक किया टेबल 1 में, ड्रॉप डाउन मेन्यू, और आप देखें कि ये कैप्शन यहाँ पे सिलेक्टेड है।
मैं इसको चेंज करने लगा हूँ, राइट क्लिक, मॉडिफाई, कलर ब्लैक, फॉन्ट साइज 11, ओके। आप देखें जितने भी कैप्शंस थे टेबल्स के या फिगर्स के थ्रू आउट द डॉक्यूमेंट वो सब चेंज हो जाएंगे अगर आप कैप्शन के स्टाइल में मॉडिफिकेशन करेंगे। आपको 50 टेबल्स 100 फिगर्स लॉन्ग डॉक्यूमेंट में हैं तो हर एक को अलग-अलग जाके उसके कैप्शन को नहीं चेंज करना। अगर इंसर्ट कैप्शन की कमांड से लगे हुए हैं तो आप स्टाइल्स में आके सिर्फ कैप्शन को चेंज करें और वो 100 या 150 जितने भी टेबल्स फिगर्स हैं वो 1 क्लिक पे पूरे डॉक्यूमेंट के अंदर उसी फॉर्म में आ जाएंगे जिस फॉर्म में आप उनको चाहते हैं। अगेन ए ग्रेट टाइम सेवर। यहाँ पे कंक्लूड हुआ टॉपिक नंबर 7 और अब हम मूव करते हैं टॉपिक नंबर 8 की तरफ। और टॉपिक नंबर 8 है अगर एनेक्स्चर्स हैं आपके डॉक्यूमेंट में जो आमतौर पे लॉन्ग डॉक्यूमेंट में होते हैं, बल्क ऑफ डेटा होता है, आप समरी टेबल्स को मेन बॉडी ऑफ द रिपोर्ट में लगाते हैं और डेटा को एनेक्स्चर्स में ले जाते हैं ताकि अगर कोई देखना चाहे तो वो उसको देख ले और अगर कोई समरी में इंटरेस्टेड है तो वो बॉडी ऑफ द रिपोर्ट में सिर्फ समरी को पढ़ ले। टेबल ऑफ कंटेंट्स में एनेक्स्चर्स का अपीयर होना भी ज़रूरी है ताकि रीडर जो टेबल ऑफ कंटेंट देख रहा है उसको पता चले कि इस डॉक्यूमेंट में कितने एनेक्स्चर्स हैं, 1 हैं, 2 हैं, 5 हैं और हर एनेक्स्चर जो है उसका टाइटल क्या है, उसमें क्या डेटा दिया हुआ है। ये दोनों चीज़ें टेबल ऑफ कंटेंट्स में आनी चाहिए। ये कैसे आ सकती हैं मैं आपको डेमोन्स्ट्रेट करके दिखाता हूँ। अब मैं डॉक्यूमेंट के एंड में जाने लगा हूँ क्योंकि आमतौर पे एनेक्स्चर्स एट द एंड ऑफ डॉक्यूमेंट ऐड किए जाते हैं। मैं डॉक्यूमेंट के एंड पे हूँ, मैं नेक्स्ट पेज में जाऊँगा, पेज ब्रेक दूंगा, मैं नेक्स्ट पेज पे आ गया, यहाँ मैं लिखूँगा एनेक्स 1। ये किसके मुतल्लिक है? ये पॉपुलेशन डाटा है जो आप अपनी रिपोर्ट के साथ अटैच कर रहे हैं। अब क्या शर्त है कि ये टेबल ऑफ कंटेंट में पिक हो? इसको कोई स्टाइल लगाना पड़ेगा। स्टाइल्स में जाता हूँ, 4 नंबर में महफूज रखता हूँ कि अगर मेरे डॉक्यूमेंट में 4th लेवल हेडिंग आए तो ये अवेलेबल हो। याद रखें मेन बॉडी ऑफ द रिपोर्ट और लॉन्ग डॉक्यूमेंट में 4 हेडिंग से ऊपर मत जाए। ये देखने में काफ़ी कॉम्प्लिकेटेड लगता है और पसंद नहीं किया जाता, लिहाजा मैं इसको रिजर्व रखते हुए हेडिंग 5 इसको लगा देता हूँ। पॉपुलेशन डाटा ये टाइटल है, मैं चाहता हूँ ये भी टेबल ऑफ कंटेंट्स में अपीयर हो, लिहाजा इसको भी एक स्टाइल लगेगा, इसको मैं 6 लगा देता हूँ। जैसे ही मैंने ये काम किया आपने देखा कि इनके साथ ये नंबर्स लग गए हैं, नो इशू। मैं इसको मॉडिफाई कर लूँगा। मैं यहाँ पे आऊँगा, हेडिंग 5 मॉडिफाई, मैं चाहता हूँ कि ज़रा ये बोल्ड और अच्छा नज़र आए, एरियल ब्लैक, फॉन्ट साइज 16, कलर ब्लैक। अब मैं नंबर को हटाने लगा हूँ, फॉर्मेट नंबरिंग, नन, कोई नंबर नहीं मुझे चाहिए, ओके ओके। आप देखें कि नंबर हट गए हैं लेकिन स्टिल इस पे हेडिंग 5 लगा हुआ है। इसी तरह इससे भी मैं नंबर रिमूव करूंगा, हेडिंग 6 से, राइट क्लिक, मॉडिफाई, फॉर्मेट नंबर, नन, ओके ओके। अब ये एनेक्स्चर 1 है और ये इसमें क्या चीज़ है? पॉपुलेशन डाटा।
अब दोबारा मैं आपको लेके जाने लगा हूँ TOC पे, यानी टेबल ऑफ कंटेंट्स। हम TOC पे मौजूद हैं। मैं TOC में क्लिक करूँगा, राइट क्लिक, अपडेट फील्ड, अपडेट एंटायर टेबल, ओके। आपने देखा कि एनेक्चर्स वगैरह जो मैंने अभी लगाए हैं, एनेक्चर नंबर और उनका टाइटल, वो अपीयर नहीं हुए। क्यों अपीयर नहीं हुए? इसलिए कि टेबल ऑफ कंटेंट्स को इंसर्ट करते हुए मैंने वर्ड को ये बताया था कि लेवल 3 तक हेडिंग्स को TOC में पिक करना है। लिहाजा मुझे दोबारा रेफरेंस पे जाना पड़ेगा, टेबल ऑफ कंटेंट्स को क्लिक करना पड़ेगा, ड्रॉप डाउन मेन्यू में कस्टम टेबल ऑफ कंटेंट्स, और यहाँ लेवल को बढ़ाना पड़ेगा 4, 5 और 6। ओके करूँगा। मुझसे सवाल पूछा जा रहा है, रिप्लेस दिस टेबल ऑफ कंटेंट्स, यस। जैसे ही मैंने यस को क्लिक किया, आप देखें कि TOC में एनेक्चर 1, उसका पेज नंबर और उसका टाइटल कि ये पॉपुलेशन डाटा इस एनेक्चर में दिया गया है, वो अपीयर हो गया। तो इस तरह आप एनेक्चर नंबर को भी TOC में हमेशा लेकर आएं, ये ज़रूरी है। और ख़ाली ऐसा नहीं होना चाहिए कि एनेक्चर 1, एनेक्चर 2, एनेक्चर 3। देखने वाले को ये नहीं पता चलेगा एनेक्चर 1 में क्या है, 2 में क्या है, 3 में क्या है। एक टाइटल ज़रूर होना चाहिए कि इस एनेक्चर में क्या चीज़ या किस चीज़ के बारे में डाटा प्रोवाइड किया जा रहा है। पॉपुलेशन के बारे में है, ये जेंडर के बारे में है, ये रोड नेटवर्क के बारे में है, ये जस्ट एट रैंडम मैं आपको मिसालें दे रहा हूँ। आपका जो भी एनेक्चर होगा उसका एक छोटा सा ज़रूर टाइटल बना लें और उस टाइटल को भी स्टाइल लगाएं और टेबल ऑफ कंटेंट्स में शो कराएं। देखने वाले को पता चले कि एनेक्चर 1 में मुझे क्या मिलेगा, एनेक्चर 2 में मुझे क्या मिलेगा, एनेक्चर 3 में मुझे क्या मिलेगा। यहाँ पे मैं कंक्लूड करता हूँ टॉपिक नंबर 7, और अब मैं आपको लेके जाने लगा हूँ टॉपिक नंबर 8 की तरफ। और टॉपिक नंबर 8 है हेडर एंड फुटर। ये बड़ा इंटरेस्टिंग है। आप थीसिस में, मुख्तलिफ डॉक्यूमेंट्स में हेडर फुटर लगाते हैं। हेडर और फुटर आमतौर पे आपको ये बताते हैं, जब भी डॉक्यूमेंट एट रैंडम कोई खोलता है, कि आप किस चैप्टर में हैं, पेज नंबर क्या है, कोई ऑर्गेनाइजेशन अगर है जिसकी तरफ से आप काम कर रहे हैं उसका नाम फुटर में आ रहा होता है। तो ये आमतौर पे कॉमनली जो इंफॉर्मेशन शेयर की जाती है हेडर फुटर में, वो ये होती है। तो मैं आपको डेमोन्स्ट्रेट करता हूँ कि हेडर फुटर किस तरह लगाया जाता है और डिफरेंट जो चैप्टर्स हैं उनके डिफरेंट हेडर्स कैसे लगेंगे। अगर इंट्रोडक्शन है तो हेडर में इंट्रोडक्शन आए, अगर लिटरेचर रिव्यू है दूसरा चैप्टर तो उसके हेडर में लिटरेचर रिव्यू आए, अगर तीसरा चैप्टर मेथोडोलॉजी है तो उसके चैप्टर हेडर में मेथोडोलॉजी लिखा हुआ हो। डिफरेंट हेडर्स एक ही डॉक्यूमेंट में लगाने का एक ख़ास तरीका है, वो मैं आपके साथ अब शेयर करने जा रहा हूँ। मैं चैप्टर 1 पे हूँ, इंट्रोडक्शन पे। चैप्टर 2 दूसरे पेज पे है। चैप्टर 3 को मैं तीसरे पेज पे ले जाऊँगा। चैप्टर 4 को मैं चौथे पेज पे ले जाऊँगा। हेडर लगाने के लिए आप ये जो हेडर की स्पेस है यहाँ पे डबल क्लिक करें। सबसे आसान तरीका हेडर लगाने का जिसमें आपको आसानी होगी वो ये होगा कि इंसर्ट करें एक टेबल को। टेबल की एक रो इंसर्ट कर लें। ये रो इंसर्ट हो गई। यहाँ आप चैप्टर का नाम लिखें, इंट्रोडक्शन। यहाँ पे आप लिख सकते हैं अगस्त 2022, जब ये रिपोर्ट बनी, इसको राइट अलाइन कर लें। अब इस टेबल को सिलेक्ट करें और इसके बॉर्डर को नो बॉर्डर करने के बाद नीचे वाला जो बॉर्डर है वो लगवा दें। फिर यहाँ पे बॉर्डर्स में आएँ और ये बॉटम बॉर्डर लगवाएं। इस तरह इंट्रोडक्शन लिखा गया,
यहाँ पे अगस्त 22 और ये एक लाइन लग गई। ये देखने में अच्छा और ख़ूबसूरत लगता है। अगर आप टेबल इंसर्ट नहीं करेंगे, वैसे लिखने की कोशिश करेंगे, तो आपको काफ़ी मुश्किल पेश आएगी। टेबल के अंदर फ़ायदा ये है कि सेल के अंदर जो टेक्स्ट है वो कंटेन रहता है, वो दाएं बाएं आगे पीछे मूव नहीं करता। अगर टेबल नहीं लगाएंगे, टेक्स्ट में थोड़ी बहुत चेंज करेंगे, आप देखेंगे कि बाकी का टेक्स्ट जो है वो काबू से बाहर निकल गया है और उसको सही करते करते आपका बेशुमार टाइम उसमें सर्व हो जाएगा। बेस्ट वे है कि आप टेबल को इंसर्ट कर लें। यहाँ पे हेडर लगा इंट्रोडक्शन। दूसरा चैप्टर है लिटरेचर रिव्यू। इसको मैं नेक्स्ट पेज पे लेके जा रहा हूँ, लेकिन आप देख रहे हैं कि यहाँ भी इंट्रोडक्शन ही लगा हुआ है। अब मैं इसको चेंज करना चाहता हूँ। इसको चेंज करने का तरीका क्या है? आप पंक्चुएशन मार्क्स को ऑन करें। आप देखें कि यहाँ पे एक पेज ब्रेक मैंने दी हुई है। यहाँ क्लिक करके इस पेज ब्रेक को ख़त्म करें। जिस सेक्शन पे आप नया हेडर देना चाहते हैं वहाँ सेक्शन ब्रेक होनी चाहिए। सेक्शन ब्रेक मैं कैसे दूंगा? लेआउट का टैब, ब्रेक्स और सेक्शन ब्रेक, नेक्स्ट पेज। अब ये ऑटोमेटिकली लिटरेचर रिव्यू नेक्स्ट पेज पे चला गया है और आप देखें यहाँ पे आपको एक सेक्शन ब्रेक लगी हुई नज़र आएगी। यहाँ कर्सर रख के मैं एंटर करूँगा, ये नीचे आ जाएगी। तो जब आप पंक्चुएशन मार्क को ऑन करेंगे तो आपको जहाँ एंटर है, जहाँ पेज ब्रेक है, जहाँ सेक्शन ब्रेक है, वो सारी चीज़ें नज़र आना शुरू हो जाएंगी। पंक्चुएशन मार्क्स जब ऑफ होंगे तो फिर आपको कुछ समझ नहीं आ रही होगी कि कहाँ सेक्शन ब्रेक है, कहाँ पेज ब्रेक है। लिहाजा डॉक्यूमेंट की एडजस्टमेंट में मुश्किल होगी। बेहतर है कि ऐसे मौके पे पंक्चुएशन मार्क्स को ऑन कर लें। अब देखें यहाँ सेक्शन ब्रेक आ गई। नया चैप्टर नए सेक्शन से शुरू हो रहा है। ये ज़रूरी है अगर आप इसका हेडर डिफरेंट करना चाह रहे हैं। मैं हेडर में डबल क्लिक करूँगा। डबल क्लिक करके आप देखें ये हेडर लिंक है प्रीवियस हेडर से। इस लिंक को मैं तोड़ दूंगा ताकि पिछले सेक्शन का जो हेडर लगा हुआ है इंट्रोडक्शन वो इस पे ना आए। मैं एक नया हेडिंग दे सकूं और हेडिंग क्या होगा? जो आपका चैप्टर का नाम है, लिटरेचर रिव्यू। अब मैं पंक्चुएशन मार्क्स को ऑफ कर देता हूं। आप देखें कि यहाँ हेडर वही लग गया जो चैप्टर है। अब मैं पीछे जाता हूं। इंट्रोडक्शन पे इंट्रोडक्शन, चैप्टर 2 लिटरेचर रिव्यू पे लिटरेचर रिव्यू। बिल्कुल इसी तरह अगर आप चैप्टर 3 पे भी मेथोडोलॉजी का हेडर देना चाह रहे हैं तो आपको पंक्चुएशन मार्क्स ऑन करने होंगे और देखना होगा यहाँ पे ये पेज ब्रेक लगी हुई है, इसको ख़त्म करना होगा और लेआउट में आप सेक्शन ब्रेक देंगे, नेक्स्ट पेज, और उसके बाद इस हेडर में डबल क्लिक करेंगे, इसका लिंक पीछे से तोड़ेंगे और आप नया हेडर दे देंगे। इस तरह आप डिफरेंट चैप्टर्स के डिफरेंट हेडर्स दे सकते हैं। कैसे दे सकते हैं? एक सेक्शन जब ख़त्म हो वहाँ सेक्शन ब्रेक दें, हेडर में जाके लिंक को तोड़ें हेडर के और नया हेडर दे दें, तो पुराना हेडर नहीं आ पाएगा। आपका नया दिया हुआ हेडर उस सेक्शन में चलेगा। वो सेक्शन चाहे 10 पेजेस पे हो चाहे 20 पे हो, तमाम पेजेस पे वही हेडर चलेगा
और जब नया चैप्टर आएगा तो फिर आप एक ब्रेक देंगे सेक्शन और हेडर में जाके उसका लिंक तोड़ के वहाँ नया हेडर रख देंगे। तो ये है तरीका हेडर लगाने का। टेबल इंसर्ट करें, डिफरेंट हेडर्स लगाने हैं तो सेक्शन ब्रेक दें और लिंक को तोड़ें और नया हेडर दे दें। यहाँ पे टॉपिक नंबर 9 कंक्लूड हुआ और अब हम चलते हैं टॉपिक नंबर 10 की तरफ। डियर स्टूडेंट्स, टॉपिक नंबर 10 है ट्रैक चेंजेस के ऊपर। आजकल ये रुझान बढ़ता जा रहा है कि सॉफ्ट कॉपी को रिव्यू किया जाता है। एक तो इसमें पेपर की बहुत सेविंग होती है, एनवायरनमेंट के लिए फ़ायदेमंद है कि ज़्यादा पेपर हम इस्तेमाल ना करें। सॉफ्ट कॉपी रिव्यू की प्रोविज़न वर्ड के अंदर दी गई है। मैं आपको डेमॉन्स्ट्रेट करके बताता हूँ। ये प्रोविज़न एग्जिस्ट करती है रिव्यू के मोड में। रिव्यू के मोड में आप ट्रैक चेंजेस का बटन उसको क्लिक करते हैं और ट्रैक चेंजेस मोड ऑन हो जाता है। अब जब भी कोई रिव्यू करते हुए अगर मैं इसमें चेंज करता हूँ तो वो एक डिफरेंट कलर में आएगी। मैं आपको करके दिखाता हूँ। मैं लिखना चाह रहा हूँ द पॉपुलेशन एंड जेंडर डाटा। अब देखिए मैंने जो एडिशन की है वो एक डिफरेंट कलर में है, वो अंडरलाइन है। जब ये डॉक्यूमेंट ऑथर के पास जाएगा जिसने ओरिजिनली इसको लिखा है और मैंने इसको रिव्यू किया है तो ये फ़ौरन पहचान लिया जाएगा कि ये एडिशन मैंने यहाँ पे की है। इसको कहते हैं ट्रैक चेंजेस मोड। जब ये डॉक्यूमेंट ऑथर के पास जाएगा वो इसको देखेगा। अगर वो ये समझता है कि ये चेंज ठीक की गई है तो वो यहाँ पे आएगा एक्सेप्ट, चेंज को एक्सेप्ट कर लेगा, एक्सेप्ट दिस चेंज। जैसे ही वो क्लिक करेगा आप देखें कलर चेंज हो गया, अंडरलाइनिंग ख़त्म हो गई और ये नॉर्मल में आ गया। इस तरह एक डॉक्यूमेंट को रिव्यू किया जाता है। अगर वो समझता है कि ये चेंज जो मैंने की है वो ठीक नहीं है, ये गलतफहमी की बुनियाद पे कर दी गई है, तो वो इसको रिजेक्ट भी कर सकता है। मैं आपको डेमॉन्स्ट्रेट करता हूँ। Ctrl+Z अनडू करता हूँ। यहाँ एक बटन है रिजेक्ट चेंज का जिस पे ये क्रॉस रेड लगा हुआ है। ये ड्रॉप डाउन मेन्यू, इसको मैं क्लिक करूँगा, रिजेक्ट चेंज। जैसे मैं ये क्लिक करूँगा जो चेंज की हुई है वो डिसअपीयर हो जाएगी और ये अपनी ओरिजिनल हालत में डॉक्यूमेंट आ जाएगा। जिसके पास भी रिव्यू के बाद जाएगा वो एक्सेप्ट कर सकता है, रिजेक्ट भी कर सकता है। आमतौर पे ऐसा होता है कि जो चेंजेस होती हैं मोस्टली वो एक्सेप्ट की जाती हैं। फ़र्ज़ करें 100 पेजेस का डॉक्यूमेंट है, उसमें 150 चेंजेस की गई हैं, तो ये तो बड़ा मुश्किल है कि आप हर चेंज पे जाएं और फिर उसको एक्सेप्ट करें। तो इस चीज़ को सिंपल करने के लिए एक प्रोविज़न दी गई है एक्सेप्ट में। मैं इसको क्लिक कर रहा हूँ, ये देखें एक्सेप्ट ऑल चेंजेस एंड स्टॉप ट्रैकिंग। बस इसको क्लिक कर दें, जितनी भी चेंजेस की गई हैं वो सारी एक्सेप्ट हो जाएंगी और स्टॉप ट्रैकिंग जो ट्रैक चेंजेस मोड है वो ऑफ हो जाएगा। ये एक आसान तरीका है। अगर डॉक्यूमेंट लेंथी है और आप समझते हैं, देखते हैं कि चेंजेस सारी ठीक है, आप एक क्विक व्यू लेते हैं, तो आप इस बटन को भी इस्तेमाल कर सकते हैं कि एक ही गो में तमाम चेंजेस को एक्सेप्ट कर दें और ट्रैक चेंजेस मोड को ऑफ कर दें। अब मैं आपसे एक पीएचडी प्रपोज़ल को शेयर करने लगा हूँ जो मेरे पास आई, उसको मैंने रिव्यू किया, उसकी क्या सिचुएशन है वो मैं आपके सामने आप पेश करने जा रहा हूँ। ट्रैक चेंजेस मोड में एक चीज़ और ज़रूरी है आपको बताना। आपके सामने इस वक्त एक पीएचडी की रिसर्च प्रपोज़ल है
जो रिव्यू हुई आप देख रहे हैं, ट्रैक चेंजेस मोड में इसको रिव्यू किया गया। ये चीज़ काटी गई है, इस पे लाइन लग गई है। उसके बाद आगे आएँ, ये देखें कुछ चीज़ें कट की गई हैं, कुछ ऐड की गई हैं। तो यहाँ काफ़ी एक पेचीदा सी सूरत हाल आपको नज़र आ रही है। अगर आप रिव्यू कर रहे हैं तो फिर आपको इस तरह की जब सिचुएशन नज़र आएगी तो आप थोड़ा सा कंफ्यूज होंगे इस चीज़ को ख़त्म करने का तरीका। रिव्यू टैब ऑल मार्कअप की जगह सिंपल मार्कअप पे ले जाएं। जैसे ही मैंने इसको किया, आप देखें कि वो तमाम चीज़ें जो एडिशन सब्ट्रैक्शन थी वो गायब हो गई, और जहाँ जहाँ की गई वहाँ पे एक रेड लाइन लगी हुई है। ये शो कर रहा है कि इस पोर्शन में कुछ एडिशन या कुछ डिलीशंस की गई हैं। तो ये एक दूसरा तरीका है कि जब आप खुद रिव्यू कर रहे हैं तो वो जो सिचुएशन है ऑल मार्कअप की, इस तरह की वो आपको खुद भी बाज़ औक़ात कंफ्यूज करती है और आप थोड़ा सा अनकंफर्टेबल फील करते हैं। तो इसलिए रिव्यू करते हुए आप ऑल मार्कअप की जगह सिंपल मार्कअप रख लें। अलबत्ता जब आपके पास प्रपोज़ल आए और सिंपल मार्कअप में हो और आप देखना चाहें कि इसमें चेंजेस कहाँ की गई हैं, या आपका कोई लॉन्ग डॉक्यूमेंट है वो आपके पास आता है, आपके बॉस से रिव्यू होके आता है या आपके सुपरवाइज़र से रिव्यू होके आता है और वो इस फॉर्म में है, सिंपल मार्कअप की फॉर्म में, और आप ये देखना चाह रहे हैं कि ये तब्दीलियाँ कहाँ की गई हैं, तो जस्ट आप ऑल मार्कअप पे क्लिक करें और वो हर चीज़ जो आपके सुपरवाइज़र ने या आपके सीनियर ने की होगी वो आपको क्लियरली नज़र आना शुरू हो जाएगी। तो फिर एक्सेप्ट और रिजेक्ट का वो साइकिल चल सकता है, और अगर आप समझते हैं कि तमाम चीज़ें ठीक हैं, एक्सेप्ट ऑल एंड स्टॉप ट्रैकिंग। हर चीज़ एक्सेप्ट हो गई, ट्रैकिंग का बटन ऑफ हो गया, और वो जितना भी ग्लिटर आपको नज़र आ रहा था वो सब का सब साफ़ हो गया। तो ये एक छोटा सा नुक्ता था जो मैं आपके साथ शेयर करना चाहता था। यहाँ पे टॉपिक 10 हम कंक्लूड करते हैं और अब हम चल रहे हैं टॉपिक नंबर 11 की तरफ। और टॉपिक नंबर 11 है MS वर्ड के डिफरेंट टैब्स, उनका बहुत ब्रीफ इंट्रोडक्शन मैं आपको करवाऊँगा। वापस हम अपने ओरिजिनल डॉक्यूमेंट में आ रहे हैं। सबसे पहले होम का टैब है, इसमें फॉर्मेटिंग से रिलेटेड चीज़ें हैं, अलाइनमेंट से रिलेटेड चीज़ें हैं, स्टाइल्स हैं और दीगर कुछ टैब्स हैं। इंसर्ट में अगर आप टेबल इंसर्ट करना चाहते हैं, शेप्स हैं, शेप्स में टेक्स्ट बॉक्स है, लाइन है, रेक्टेंगल है, अगर आप ये ऐड करना चाहते हैं आप ऐड कर सकते हैं। स्मार्ट आर्ट है, इसको मैं क्लिक करता हूँ। स्मार्ट आर्ट में इनबिल्ट कुछ खूबसूरत कलरफुल डायग्राम्स मौजूद हैं जो आप अपने किसी प्रोसेस को शो करने के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं। हायरार्की को अगर ऑर्गेनोग्राम बनाना है उसको दिखाने के लिए शो कर सकते हैं। मैं यहाँ अगर क्लिक करूँ तो आप देखें कि ये ऑटोमेटिकली एक ऑर्गेनोग्राम इंसर्ट हो गया है। इसको आप अपनी मर्ज़ी के मुताबिक चेंज कर सकते हैं। मैं डिटेल में नहीं जाऊँगा, आप इसको एक्सपेरिमेंट कीजिएगा, ये इतना मुश्किल नहीं है। शेप्स पे मैं दोबारा आ रहा हूँ। एक रेक्टेंगल आप इसको इंसर्ट कर सकते हैं अपने डॉक्यूमेंट में, और इसी तरह दूसरी तमाम शेप्स। नेक्स्ट टैब है ड्रॉ का, इसको मैं डिस्कस नहीं करूँगा। डिज़ाइन का, डिज़ाइन में आप पेज बॉर्डर ऐड कर सकते हैं और इसमें कोई ख़ास ऐसी काबिल ज़िक्र चीज़ नहीं है। लेआउट, इसमें पेज सेटअप है, डॉक्यूमेंट की ओरिएंटेशन, मार्जिन्स ये इसमें सेट हो सकते हैं। पैराग्राफ, इसमें स्पेसिंग और दूसरी चीज़ें एडजस्ट हो सकती हैं।
नेक्स्ट टैब है रेफरेंस का। रेफरेंस पे हमने कुछ चीज़ें पहले पढ़ी हैं, इंसर्ट कैप्शन को पढ़ा है, क्रॉस रेफरेंस को पढ़ा है, इंसर्ट टेबल और फिगर्स को पढ़ा है, टेबल ऑफ कंटेंट्स को भी पढ़ा है। एक चीज़ मैं और बताना चाहूँगा, इसमें कोई फुट नोट अगर आप इंसर्ट करना चाहते हैं, मिसाल के तौर पे टेबल 2 की कुछ 1 लाइन वजाहत आप देना चाहते हैं, वो आप फुट नोट में दे सकते हैं। इंसर्ट फुट नोट को मैं क्लिक करूँगा। फुट नोट का मतलब है पेज के बॉटम के ऊपर, पेज के फुट के ऊपर एक छोटा सा नोट लिखा जाएगा। जैसे ही मैं इसको क्लिक करूँगा, यहाँ पे एक ऑटोमेटिकली लाइन लग जाती है और आप यहाँ वजाहत दे सकते हैं, दिस टेबल इज़ रिलेटेड टू पॉपुलेशन फ्रॉम 2017 टू 2022। तो ये एक छोटी वजाहत है जो आप फुट नोट की सूरत में दे सकते हैं। इसमें बाकी तमाम चीज़ें डिस्कस हो चुकी हैं। नेक्स्ट टैब मेलिंग का है, इसको मैं डिस्कस नहीं करूँगा। रिव्यू का टैब ट्रैक चेंजेस के लिए इस्तेमाल होता है, सॉफ्ट कॉपी रिव्यू के लिए इस्तेमाल होता है। इसमें ज़रूरी चीज़ें हम पहले ही डिस्कस कर चुके हैं। व्यू का टैब, इसमें हमने नेविगेशन पैन को डिस्कस किया है और इसमें दूसरी चीज़ें हैं जो आप एक्सप्लोर कर सकते हैं। एंड नोट, अगर आपने एंड नोट सॉफ्टवेयर इंस्टॉल किया हुआ है, एंड नोट एक सॉफ्टवेयर है जो रेफरेंस को मैनेज करता है। रेफरेंसिंग में भी बहुत ज़्यादा टाइम लगता है। इसको आसान बनाने के लिए, एक प्रोफेशनल लुक देने के लिए, यूनिफॉर्मिटी के लिए सॉफ्टवेयर यूज़ होता है। इंशाल्लाह इसकी अलहदा आपको एक वर्कशॉप करवाई जाएगी, ये आपको सिखाया जाएगा और अपने फाइनल ईयर थीसिस में आप इसको इस्तेमाल करेंगे। एक आपको ये टैब नज़र आ रहा है ग्रामरली। ग्रामरली इज़ ए राइटिंग असिस्टेंट, आर्टिफिशियली इंटेलिजेंस पावर्ड AI पावर्ड राइटिंग असिस्टेंट। ये डॉक्यूमेंट की करेक्टनेस को, ग्रामर को, स्टाइल को, उसकी रीडेबिलिटी को, उसके फ्लो को चेक करता है और काफ़ी इम्प्रूव कर देता है। ये आप फ्री भी इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन उसकी जो फीचर्स हैं वो लिमिटेड हैं फ्री में। मैं आपको ज़रूर मशवरा देना चाहूँगा कि आप इसको ट्राई करें। आपका जो राइटअप है उस पर काफ़ी जो ग्रामेटिकल मिस्टेक्स हैं या और दूसरी इंग्लिश के हवाले से हैं, ये इसको ठीक कर देगा। डॉक्यूमेंट काफ़ी इम्प्रूव हो जाता है। यहाँ पे कंक्लूड हुआ टॉपिक नंबर 11 और अब मैं आपको लेके चल रहा हूँ टॉपिक नंबर 12 की तरफ। टॉपिक नंबर 12 है आपके डॉक्यूमेंट का टाइटल पेज। जब भी डॉक्यूमेंट किसी के सामने जाता है, उसकी सबसे पहली नज़र टाइटल पेज पे पड़ती है और वहाँ से वो एक इम्प्रेशन लेता है। अगर टाइटल पेज खूबसूरत बना हुआ होगा, सिमेट्रिक होगा, चीज़ों को अच्छी तरह उस पर अरेंज किया होगा, तो फर्स्ट जो इम्पैक्ट है खोलने से भी पहले उसको वो एक अच्छा इम्पैक्ट पड़ेगा। इसलिए मेरी आपसे ये गुजारिश होगी कि टाइटल पेज पे थोड़ी सी तवज्जो ज़रूर दें जब भी आप एक लॉन्ग डॉक्यूमेंट बनाएं। टाइटल पेज के मुतालिक आपको मैं चंद टिप्स देता हूँ जो शायद आपके लिए हेल्पफुल साबित हो। मैं डॉक्यूमेंट के शुरू में आ रहा हूँ। टेबल ऑफ कंटेंट्स को भी मैं नेक्स्ट पेज पे लेके जाना चाहूँगा। यहाँ मैं एक पेज ब्रेक देता हूँ। पेज ब्रेक देने का तरीका कंट्रोल एंटर, इससे पेज ब्रेक आप दे देंगे। अगर आपने देखना है कि पेज ब्रेक कहाँ पे है, पंक्चुएशन मार्क्स को ऑन करें। ये देखें पेज ब्रेक यहाँ पे नज़र आ रही है। जैसे मैं एंटर करूँगा, ये जो साइन है ये एंटर का साइन शो कर रहा है। टाइटल पेज के लिए आप कोशिश करें कि तमाम
पेज पे एंटर कर लें। मैं इसको थोड़ा सा जूम इन करूँगा। मज़ीद मैं इसको नीचे लेके जा रहा हूँ और अब ये दूसरे पेज पे चला गया है। इसको मैं पहले पेज तक ले आऊँगा। अब सबसे पहले इंसर्ट शेप्स और एक टेक्स्ट बॉक्स आप यहाँ इंसर्ट करें। अब इस टेक्स्ट बॉक्स को आप नीचे एक्सटेंड कर दें, पुल डाउन करें, इसकी आप एडजस्टमेंट कर लें। यहाँ पे फिर आप लोगो को इंसर्ट करें। मैं आपके सामने इंस्टीट्यूट ऑफ एनवायरमेंटल इंजीनियरिंग का लोगो इंसर्ट करके आपको दिखाता हूँ। मेरे पास एक जगह ये पड़ा हुआ है, वहाँ से मैं कॉपी करूँगा और यहाँ पे पेस्ट करूँगा। लोगो पेस्ट हुआ। इसको मैं साइज एडजस्ट करूँगा। ये एंटर का साइन है। मैं नीचे आऊँगा, यहाँ आके फिर इंसर्ट शेप और एक बॉक्स लगाऊंगा। यहाँ प्रोजेक्ट नेम, जो भी आपका प्रोजेक्ट है, मैं पंक्चुएशन मार्क्स को ऑफ कर देता हूँ फॉर द टाइम बीइंग। आप उसका नाम लिखेंगे, फॉन्ट साइज़ आप बढ़ा सकते हैं, बोल्ड कर दें। उसके बाद फिर इंसर्ट में जाएं, शेप्स और रिपोर्ट का नाम लिखते हैं। फर्स्ट करें ये फिजिबिलिटी रिपोर्ट है। ये जस्ट आपको मैं एग्जांपल्स दे रहा हूँ। आप अपने हालात, अपने वाक़यात के मुताबिक टाइटल्स और दूसरी चीज़ों को सिलेक्ट कर सकते हैं। उसके बाद मैं यहाँ आऊँगा, नीचे यहाँ पे मैं लिखूँगा सितंबर 2022। इसको मैं सेंट्रलाइज कर दूँगा। ये डेट है, महीना और सन जिसमें ये रिपोर्ट सबमिट हुई। उसके बाद नीचे आके इंस्टीट्यूट ऑफ एनवायरमेंटल इंजीनियरिंग मैं लिख सकता हूँ। और यूनिवर्सिटी ऑफ इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी लाहौर। इसको थोड़ा मैं शेप अप करता हूँ, इसको मैं कलर देता हूँ, इसको भी थोड़ा शेप अप करता हूँ। और इस तरह आप एक टाइटल पेज बना सकते हैं। सबसे पहले तो आपने एक टेक्स्ट बॉक्स लगाना है, इसके अंदर फिर फर्दर बॉक्सेस लगाने हैं, लोगो इंसर्ट करने हैं, डेट लिखनी है और चीज़ें ऐड करनी है। और उसके बाद अगर आप चाहें तो इसको एक कलर भी दे सकते हैं। इस टेक्स्ट बॉक्स को सिलेक्ट करें और फिल कलर में से कोई एक कलर आप इसमें फिल करें। देखें ये कलर इसमें फिल हो गया। अगर मैं ये फिल करूं, इसमें ये कलर भी फिल हो सकता है। डिफरेंट कलर जो ज़्यादा देखने में प्लीजिंग हो। ख़ास तौर पे अगर आपका ये बॉक्स ब्लू में है तो बहुत लाइट ब्लू कलर पीछे अच्छा लगेगा। इस तरह आप एक टाइटल पेज अच्छा डिज़ाइन कर सकते हैं। ये था टॉपिक नंबर 12। इसको हमने यहाँ पे कंक्लूड किया। और आखिर में शॉर्टकट्स वर्ड में अगर आप शॉर्टकट यूज़ करें, आप फ्रीक्वेंट यूज़र हैं, आपको अक्सर रिपोर्ट्स बनानी पड़ती हैं,
तो शॉर्टकट्स यूज़ करते हुए आपको टाइम सेविंग होगी। और ख़ास तौर पे अगर आपको टाइपिंग भी आती है तो आप चाहेंगे कि कीबोर्ड पे अपनी रिपोर्ट भी लिख रहे हैं और साथ साथ आप कोई कमांड है वो भी देते जा रहे हैं। मिसाल के तौर पे अगर आप कैप्शन इंसर्ट करना है मेथडोलॉजी में, आप टाइप कर रहे हैं तो आप यहाँ कीबोर्ड पे ऑल्ट दबाएं। जैसे ही आप ऑल्ट दबाएंगे आप देखेंगे कि तमाम जो मेन्यूज़ हैं उनमें एक लेटर अपीयर हो गया है। रेफरेंस में मैं जाना चाह रहा हूँ, एस दबाऊंगा कीबोर्ड पे, ये देखिए मैं रेफरेंस में चला गया। इंसर्ट कैप्शन के लिए मैं पी दबाऊंगा। जैसे ही मैंने पी दबाया डायलॉग बॉक्स खुल गया, टेबल 6, इसको मैं ओके करूंगा और टेबल 6 का कैप्शन दे दूंगा। बिल्कुल इसी तरह जितनी भी कमांड्स हैं जो आप उस टैब में जाके देते हैं वो थ्रू कीबोर्ड भी दे सकते हैं। इसको आप फर्दर खुद एक्सप्लोर कर सकते हैं। और इसके साथ ही टॉपिक नंबर 13 कंक्लूड हो गया है और हमने 1 से लेके 13 तक तमाम टॉपिक्स को ब्रीफली डिस्कस कर लिया है। डियर स्टूडेंट्स, ये थी आज की वर्कशॉप। कुछ लेंथी थी और मैं शुक्रगुजार हूँ कि आपने बड़े पेशेंस के साथ इसको देखा और उम्मीद करता हूँ कि ये आपको स्टूडेंट और प्रोफेशनल लाइफ में इंशाअल्लाह हेल्प करेगी। आपसे इजाज़त चाहूँगा इस दुआ के साथ कि अल्लाह ताला आपको हमेशा खैर व आफ़ियत से रखे, सलामती से रखे, कामयाबी आपका मुक़द्दर हो इंशाअल्लाह। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह।